देखे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखा, एफ डी टी का इंटीग्रेशन इम्पल्स इज इक्वल टू नेट चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फर्स्ट लॉ देखा था, रेस्ट वाला बॉडी रेस्ट में, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रेस्ट वाला रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन वाला वही मोशन में। सेकेंड लॉ पढ़ा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डी पी बाई डी टी, और इसी का स्पेशल केस हुआ कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए, एफ इज इक्वल टू एम ए। थर्ड लॉ देखा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो डी पी बाई डी टी जीरो है, डी पी बाई डी टी जीरो है तो मोमेंटम भी है कांस्टेंट। बोलो भाई, ये सब देखा था। इक्विलिब्रियम में देखा था भाई कि जब भी बहुत सारे फोर्सेस लगे एक ही बॉडी पे तो नेट फोर्स जीरो जब हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इक्विलिब्रियम अगर मोशन में है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और रेस्ट में रह के है इक्विलिब्रियम तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स जीरो होना ज़रूरी है। साथ में हम लोगों ने लास्ट 2-3 क्लास देखा था एफ इजिकल टू एम ए का एप्लीकेशन, जिसमें कि स्ट्रिंग भी देखा, फिर पुली भी देखा, इसका यूज़ करना देखा। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, आज फ्रिक्शन का ही आज समझो क्लास करने हैं। तो फ्रिक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन ही लास्ट क्लास में कराया था। तो नेक्स्ट हम लोग देखें, फ्रिक्शन में एक कर्व दिखाया था भाई। आज हमें फ्रिक्शन पे, तो फ्रिक्शन में मैंने बताया था लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या भाई कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ब्लॉक है, इसका कुछ मास होगा भाई, कोई भी मास है, तो हम लोग क्या करते हैं इस ब्लॉक को स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो भाई, स्लाइड कराने के लिए जो फोर्स लगाते हैं पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। इस सरफेस का नाम क्या है भाई? तो इस सरफेस का नाम है कॉन्टैक्ट सरफेस। अब जिसका लास्ट क्लास छूटा हो और कभी भी ना किया हो और डायरेक्ट बैठ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट सरफेस, द कॉमन सरफेस फ्रॉम द टू साइड। एक सरफेस जिसके दोनों तरफ से दोनों मटेरियल का सरफेस है और उनका बीच में कॉन्टैक्ट है। समझो कि ये फ्लोर का सरफेस और ये ब्लॉक का बॉटम वाला सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट है। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये इस एक्सटर्नल फोर्स का अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस जो कंपोनेंट होगा, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस जो कंपोनेंट होगा, इसी को बोलेंगे हम लोग स्लाइडिंग फोर्स, हुज टेंडेंसी इज टू स्लाइड द ब्लॉक। ये 10 न्यूटन है, वो 10 न्यूटन से स्लाइड नहीं करने का टेंडेंसी है। इस 10 का कंपोनेंट अगर यहाँ एफ कॉस थीटा 8 है तो 8 से स्लाइडिंग फोर्स लग रहा है। स्लाइडिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स हुज टेंडेंसी, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो भी एक्सटर्नल जो स्लाइडिंग करने वाला, कराने वाला नेट फोर्स हो, स्लाइडिंग कराने की टेंडेंसी रखने वाला नेट फोर्स हो। बाकी जो इस पे वेट फोर्स लगेंगे भाई और इस पे नॉर्मल फोर्स लगेंगे वो तो एज इट इज लगते ही हैं, ठीक है भाई। तो ये लगेंगे और इस फोर्स के चलते इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी आएगा। तो इस स्लाइडिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जो इस स्लाइडिंग को अपोज करेगा। देखो फ्रिक्शन का काम होता है टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जिन दो सरफेस में कॉन्टैक्ट है इन दोनों में रिलेटिव मोशन ना हो। ए सरफेस बी सरफेस तो ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में ना आए। अगर ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में आएगा तो रिलेटिव मोशन बोलेंगे। अब मान लो ट्रक है, इस ट्रक पे एक ब्लॉक या टैंक रखा हुआ है, अब ट्रक जा रहा हो, ब्लॉक भी जा रहा है साथ साथ, तो ये कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जब ट्रक पे ब्लॉक भी जा रहा है, ट्रक जा रहा है 40 से, ब्लॉक भी जा रहा है भाई, ब्लॉक भी 40 से जा रहा है, जब दोनों सेम स्पीड से जा रहे हों, स्लिपिंग नहीं हो रहा हो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो उस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन का जो हम लोग समझते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग फ्रिक्शन जीरो बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो तो। खैर इसके बाद मतलब यह रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। अभी क्या फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, क्या होगा एक्सेलरेशन, कब स्लिपिंग होगा, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी के लिए तो ये समझो कि अगर इन दोनों में आपस में स्लिपिंग ना हो रहा हो, मतलब ये टैंक या ब्लॉक जो रखा हुआ है ट्रक पे वो साथ जा रहा हो, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, मान लो ये ए है और ये बी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी जीरो। क्यों भाई? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है वी ए माइनस वी बी, और दोनों 40-40 से जा रहे हैं, इसलिए 40 - 40 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
तो जब रिलेटिव मोशन ना हो, एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरा सरफेस स्लिप नहीं कर रहा हो, तो फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन का वैल्यू तुम्हें पता है कि जो स्लाइडिंग फोर्स है, अब इसका हम लोग स्लाइडिंग फोर्स जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, यही है स्लाइडिंग फोर्स भाई। जो भी लग रहा था पैरेलल वाला कंपोनेंट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये वाला फ्रिक्शन किसने लगाया भाई? इस स्लाइडिंग को अपोज करने, स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगा। और नॉर्मल हमारा ये वेट के अगेंस्ट, क्योंकि ये नीचे जाने नहीं देगा टेबल या जो भी फ्लोर है, तो इसका मतलब फ्लोर ने ये फोर्स लगाया। दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक दो कंपोनेंट है, एक नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या FN भी बोलते हैं, और ये है टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स FT बोले। यही हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन का काम कर रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट जो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल है, इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फोर्स सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू से पहले कम वैल्यू के लिए स्लाइडिंग नहीं करा सकता। जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है F लिमिटिंग, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब स्लिपिंग नहीं हो रहा हो तब 2 न्यूटन लगाओगे, ये 2 न्यूटन लगाएगा। 2 न्यूटन का स्लाइडिंग फोर्स तो 2 न्यूटन फ्रिक्शन, 3 न्यूटन का स्लाइडिंग फोर्स 3 न्यूटन फ्रिक्शन। अगर तुम 4 लगाओगे तो 4 फ्रिक्शन भी होगा। अगर तुम 6 लगाओगे 6 फ्रिक्शन भी होगा। मान लो इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। मान लो इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो μs इंटू n होता है। μs का वैल्यू मान लो 0.5 है और n का वैल्यू मान लो 2 kg का था। अगर ये 2 kg का था तो 20 न्यूटन, तो इससे क्या हो जाएगा 10 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन। कितना हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन भाई? 10 न्यूटन। तो ये जो 10 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसका मतलब हो गया कि 10 से पहले ये स्लिपिंग नहीं होगा। 10 से पहले स्लिपिंग नहीं होगा। इसलिए अगर तुम 8 न्यूटन का स्लाइडिंग फोर्स लगाओगे, 8 न्यूटन का ये फ्रिक्शन लगेगा और इसको ब्लॉक करके रखेगा, मोशन नहीं होने देगा। 9 न्यूटन लगाओगे तो 9 न्यूटन ये भी लगाएगा फ्रिक्शन और ये मोशन नहीं होने देगा। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे हो जाएगा। इसका कंपोनेंट इधर 9 न्यूटन। 9.99 लगाओगे तब भी मोशन नहीं होने देगा, और ये भी 9.99 लग जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे ऑलमोस्ट आ जाएगा, जिसका कि वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा ये वेट को बैलेंस करता रहेगा, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो फ्रिक्शन है, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एडजस्ट करता है अपना वैल्यू। जब तुम 9.99 लगाओगे तो ये भी 9.99, जब 2 न्यूटन लगाओगे तो ये भी 2 न्यूटन। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे हो जाएगा। जब तुम 1 न्यूटन लगाओगे तो ये 1 न्यूटन लगाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे हो जाएगा। 1 ही इधर है, इधर का तो वही। और जब 6 कर दोगे तो ये भी 6 कर लेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे। 9.9 कर लोगे तो ये भी 9.9 कर लेगा। ऐसे 10 करोगे तो ये भी 10 कर लेगा, ये वाला 10 कर लेगा, ये ऐसे। तो ये होगा कॉन्टैक्ट फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन μs इंटू n। तो ये भी होगा μs इंटू n। 10 न्यूटन पे 10 न्यूटन। लेकिन 10 से ज़्यादा स्लाइडिंग फोर्स लगाया, जब तक तुमने स्लाइडिंग फोर्स लगाए हैं लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब तक नो मोशन। तब तक नो मोशन मतलब रिलेटिव मोशन यहाँ समझना है। तब तक नो रिलेटिव मोशन। किसमें नो रिलेटिव मोशन? नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट, बिटवीन 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जिन 2 सरफेस में कॉन्टैक्ट है उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुमने स्लाइडिंग फोर्स ज़्यादा लगाए, जैसे ही तुमने स्लाइडिंग फोर्स ज़्यादा लगाए भाई, कितना ज़्यादा भाई? तो जब भी स्लाइडिंग फोर्स तुम लगाओगे ग्रेटर दैन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ग्रेटर दैन Fs मैक्स, मीन्स F स्लाइडिंग जो है वो ग्रेटर दैन μs इंटू n। जब ये लगाओगे तो रिलेटिव मोशन होगा, तो रिलेटिव मोशन ज़रूर होगा। फिर तो ये रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और जब रिलेटिव मोशन होगा तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन विल बी नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और वो होता है μk इंटू n। और यहाँ पे जब तक नो रिलेटिव मोशन है तब तक के फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है भाई? बोलो भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? काइनेटिक फ्रिक्शन तो μk इंटू n है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज μk इंटू n। पीयूष बोलो भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है?
जब तक मोशन नहीं हो रहा हो तब तक जितना तुम फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उतना ही होगा। 5 न्यूटन लगाओगे 5 होगा, 6 लगाओगे 6 होगा। जब तक मोशन नहीं हो रहा है तब तक का फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये है तुम्हारा ग्राफ, ये ग्राफ है भाई। यहाँ पे सडन चेंज होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम हो जाता है। ये जो फ्रिक्शन है वो म्यू के इंटू एन है, और ये जो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू एस इंटू एन है। ये भी हमारा म्यू एस इंटू एन है। तो बताओ भाई, जब तक हमारा फोर्स स्लाइडिंग फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तब तक देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, और उस कंडीशन में फ्रिक्शन विल बी नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हमारा ये है तो फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना बताया, कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, कितना होगा भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? बोलो अक्षिता बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? बोलो भाई पीयूष बोलो। बोलो भाई आदित्य, अक्षित, आवाज आ रही है ना? सर आ रही है। तो बोलते क्यों नहीं हो भाई? बोला भी तो करो। तो तब तक बताओ, फ्रिक्शन जब हमारा स्लाइडिंग फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, हुज वैल्यू विल बी गिवन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना होता है बताओ? बताओ, कोई बताओ। ग्रंथ बोलो भाई। अभिषेक, अक्षित बोलो, कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन 0। अरे 0 होगा तो जो फोर्स लगेगा तो वो तो भाग जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। ध्यान से सुनो तो सब बात। तुम 2 न्यूटन लगाओगे तो ये 2 न्यूटन ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, तभी तो नेट 0 होगा। हमें फ्रिक्शन तो 2 न्यूटन लगेगा। जब 2 न्यूटन लगाओगे 2 न्यूटन पाओगे फ्रिक्शन, 3 न्यूटन लगाओगे 3 न्यूटन पाओगे फ्रिक्शन, 4 लगाओगे 4 पाओगे फ्रिक्शन, 9 लगाओगे 9 पाओगे फ्रिक्शन, 9.99 लगाओगे 9.99 पाओगे। फिर तुम 2 न्यूटन लगाओगे फिर 2 न्यूटन हो जाएगा। 0 कर दोगे, स्लाइडिंग फोर्स लगाना बंद, फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा। इसलिए सारे लोग ध्यान से सुन लें, जब तक स्लाइडिंग फोर्स लेस देन सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब तक कम स्लाइडिंग फोर्स लगाए हो इस लिमिटिंग वैल्यू से, जो कि इस केस में 10 न्यूटन आया था, इसका मतलब 10 न्यूटन से कम स्लाइडिंग फोर्स लगाओगे तो स्लाइडिंग नहीं होगा, नो स्लाइडिंग। और उस कंडीशन में फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। और जिस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो बताओ भाई कितना होगा वैल्यू? तो कुछ लोग, ज़्यादातर बच्चे स्टार्टिंग में ये बोलेंगे, तो ये तो होता है म्यू एस इंटू एन। भाई म्यू एस इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? तो जितना तुम स्लाइडिंग लगा रहे हो उतना होगा। जितना स्लाइडिंग लगा रहे हो ऐसे बोल देते हैं इक्वल एंड अपोजिट होगा। 2 न्यूटन लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन, 3 न्यूटन लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन, 5 लगाओगे स्टैटिक होगा 5 न्यूटन, 1 लगाओगे स्टैटिक होगा 1 न्यूटन, 9.9 लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन 9.9 न्यूटन। लेकिन मैक्सिमम कितना लग सकता है? तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एस मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बोलें या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलें, इसको बोलते हैं म्यू एस इंटू एन। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन नहीं होता रहेगा। तुम लगाओगे 2 न्यूटन तो यह फ्रिक्शन जो है वो 10 न्यूटन नहीं हो जाएगा। 2 लगाओगे तो 2 ही होगा, 3 लगाओगे 3 ही होगा, 5 लगाओगे 5 ही होगा। इसलिए जब जितना लगाओगे ना स्लाइडिंग फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन पाओगे, क्योंकि मोशन तो होने नहीं दिया। मोशन जब रिलेटिव नहीं होने दिया तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितना स्लाइडिंग लग रहा है उतना ही इक्वल अपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन है, तभी तो मोशन नहीं हो रहा है। नेट फोर्स 0 हो गया, इसलिए मोशन नहीं होने दे रहा है। तो सीधा मतलब यह है स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है। देखो जब 2 न्यूटन लगाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन 3 पे है, 3 न्यूटन 4 पे है, 4 न्यूटन
तो जब जितना अप्लाइड फोर्स स्लाइडिंग फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फोर्स अगर हमारा 6 है तो फ्रिक्शन भी स्टैटिक 6 है, 7 है तो 7 है, 9 है तो 9 है। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन नहीं होगा, वो लिमिटिंग वैल्यू है। बोलो ये याद आया, क्लियर है? बोलो भाई। तो ये अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ें। और हर के लिए लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग होता है भाई, डेट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल एंड म्यू एस। हर मीडियम का मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हर मीडियम के लिए, हर पेयर ऑफ मीडियम के लिए अलग अलग म्यू का वैल्यू होता है। म्यू एस का वैल्यू जनरली हम लोग का 0.5 0.6 जो भी रहेगा दिया रहेगा, और उन्हीं दो सरफेस के लिए म्यू के का वैल्यू ज़रूर थोड़ा कम होगा। इसलिए कि टू स्लाइड द मोशन, टू स्टार्ट द स्लाइडिंग, स्लाइडिंग को स्टार्ट करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगता है। अलमीरा को स्लाइडिंग मोशन कराने में ज़्यादा फोर्स लगता है। वंस मोशन इज स्टार्टेड, जब मोशन एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए कम ही फोर्स लगाएंगे और वो चलता जाएगा। कार को भी अगर हम लोग एक बार मोशन में लाने के लिए ज़्यादा धक्का मारना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वंस कार इज स्टार्टेड, थोड़ा सा चलने लगा तो उसका कम भी फोर्स लगाओगे तो आराम से चलेगा। तो इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। कोई बोले वाइवा में पूछ दिया जाए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक से कम होता है, तो आप बोलना नहीं, स्टैटिक से कम नहीं होता है। स्टैटिक तो ये कुछ भी हो जाएगा। स्टैटिक से कम नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। और इसलिए म्यू के इंटू एन हमारा स्लाइटली लेस देन म्यू एस इंटू एन है। म्यू एस इंटू एन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे या स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। तो म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एन। ऐसा होता क्यों है तो वो भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखो भाई, वाई म्यू के इज लेस देन म्यू एन, म्यू एस से कम क्यों होता है? तो देखो भाई, जब भी कोई मान लो अलमीरा या ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, तो इसमें अगर हम लोग ये सरफेस पे जो रखे हैं हम लोग, और ये इस पे अगर इसका हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, अगर इस कांटेक्ट का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो देख रहे हो यहाँ पे कैसा है। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू में देख रहा हूँ तो इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कांटेक्ट बना है, यहाँ पे कांटेक्ट बना है, यहाँ पे कांटेक्ट बना है, यहाँ कांटेक्ट बना है, यहाँ कांटेक्ट बना, यहाँ बना, यहाँ बना और यहाँ बना। इतने जगह पे कांटेक्ट बना है, बाकी जगह पे क्या है? एयर है, बाकी में एयर है। अब टेबल जैसे होता तो 4 पैर ही कांटेक्ट में आता, बाकी जगह तो एयर होता है। तो वैसे ही ब्लॉक में हर पॉइंट ही कांटेक्ट बना हुआ, ऐसे नहीं, कुछ ही पॉइंट्स कांटेक्ट बने होते हैं और इन्हीं के थ्रू फोर्स पास होता है। मान लो ये 6 kg का है तो 60 न्यूटन वेट जो होगा इसका, वो इन्हीं कांटेक्ट के थ्रू, एयर से थोड़ी पास होगा, इन कांटेक्ट पॉइंट्स के थ्रू ही पास होता है। और इन कांटेक्ट में इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल इतने पास होते हैं कि इन पे बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्ड बन जाते हैं। अब ये बॉन्ड बने हुए हैं, बहुत टाइम से बने हुए हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। जब तक इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करोगे तब तक ये मोशन स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट होने के लिए इन मॉलिक्यूल्स में, इसके मॉलिक्यूल और उसके मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बना हुआ है, पास में आने से क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव बॉन्ड बन जाता है। उन बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे तभी आप स्लाइडिंग कर पाओगे। तो ब्रेक करने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादा जब फोर्स, मान लो 10 न्यूटन का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए स्लाइड होने के लिए, तो 10 के बाद तो ये मोशन स्टार्ट करेगा। लेकिन एक बार मोशन जब स्टार्ट हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो न्यू पोजीशन पे जाएगा, तो न्यू बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, न्यू बॉन्ड बनते जा रहे हैं। जब वेलोसिटी आ गया, स्लिपिंग हो गया जब, तो क्या होता है कि न्यू बॉन्ड बनते रहते हैं और ब्रेक भी होते रहते हैं। यहाँ पे मान लो 10 बॉन्ड्स थे, तो जब मोशन के कंडीशन में होगा तो 10 बॉन्ड अगर हैं भी, 11-12 अगर बॉन्ड हैं भी, तो क्या है कि वो उनको स्ट्रांग होने का मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिल रहा है इनको इस बॉन्ड में इंटरेक्टिव फोर्स डेवलप होने का उतना टाइम नहीं मिल रहा है जितना इसमें मिला हुआ था, क्योंकि ये बरसों से पड़ा हुआ था, बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। तो बॉन्ड अच्छे से डेवलप हो गया था, इसको ब्रेक करने में ज़्यादा फोर्स चाहिए। अब जब स्लाइडिंग शुरू हो गया तो ये इंटरेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक वो आगे बढ़ जाता है।
तो इंटरेक्शन होते हुए में बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, तब तक इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, नया बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, नया बॉन्ड डेवलप होता नहीं, तब तक वो आगे बढ़ता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ऐसे कंडीशन में बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना नहीं स्ट्रांग होता जितना यहाँ है। तो इनको ब्रेक करने के लिए 10 न्यूटन चाहिए। लेकिन जब ये मोशन के कंडीशन में जो बॉन्ड होते हैं वो रिलेटिवली वीक रहते हैं, उतना डेवलप नहीं हुआ होता है बॉन्ड, तो उनको ब्रेक करने के लिए यहाँ 9 न्यूटन भी लगाते रहोगे तो ये इफेक्टिवली इधर 9 न्यूटन ही लगा रहे हैं, 9 न्यूटन पे ही ये ब्रेक होते चल रहे हैं। यहाँ पे तो भाई बिना 10 के तो ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब 9 लगाओगे तो इन पे जो बॉन्ड पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ये सब मिला करके ये 9 न्यूटन डेवलप कर लेते हैं। 9 पे मोशन नहीं होने देंगे, 9.9 पे भी इन पे फोर्स लगेंगे और ये सब मिल करके 9.9 भी डेवलप कर लेंगे, 10 तक डेवलप कर लेंगे। इसलिए स्टार्ट करने के लिए 10 न्यूटन चाहिए अगर, तो एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो अब 10 न्यूटन नहीं चाहिए, अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बॉन्ड, तो इसलिए अब 9 न्यूटन है तो अब 9 न्यूटन भी लगाओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मोशन स्टार्ट करने के लिए तुम्हें 10 न्यूटन लगाने पड़ेंगे। तो रीज़न समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन बॉन्ड्स आर इफेक्टिवली लेस स्ट्रॉन्ग। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लो, एक्सप्लेन करने को अगर आए तो ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन between two surfaces in contact, between two surfaces in contact, the effective bond strength, the effective bond strength at the contact points, at the contact points is less then at relative rest position, at relative rest position, relative rest में जब था उस समय का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था उससे इफेक्टिव बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। Hence काइनेटिक फ्रिक्शन, जो मोशन होने के कंडीशन में फ्रिक्शन लगता है, that will be slightly less than μs into n। बात समझ में आ गया भाई। बॉन्ड जब पहले से पड़ा हुआ है, सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है, 2 दिन से अपना ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में स्टार्ट कराने, बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा फोर्स चाहिए। बट वंस बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड मोशन स्टार्टेड, जब ये रिलेटिव मोशन चल रहा हो उस कंडीशन में इफेक्टिव बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग होता ही नहीं है, तो जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतना ही लगाते रहो, ये चलता रहेगा, मोशन कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये समझें कि वाई म्यू एस इज स्लाइटली लेस देन म्यू के, वाई म्यू एस इज स्लाइटली लेस देन म्यू के, ये हम लोग समझे। ओहो, बोलो ये तो समझ गए भाई, स्लाइटली लेस देन म्यू के वाला बात समझ गए। अब तो छोटा तो हो ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, रीजन तो समझ गए भाई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम लोगों को अब काम करने हैं, एक क्वेश्चन पे आ गए। आपको ग्राफ मैंने रिकॉल करा दिया लास्ट क्लास वाला कि भाई फ्रिक्शन तो भाई इस तरह से वेरी करता है, आपने जितना स्लाइडिंग फोर्स लगाओगे उस हिसाब से काम होगा। अगर लिमिटिंग से कम लगाए हो ऐसे चलेगा। ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा ये बताओ। इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ है कितने एंगल पे होगा? ये एंगल होगा 45 डिग्री। क्यों भाई? 5 पे 5 है, 6 पे 6 है, 7 पे 7 है, 9 पे 9 है। तो इसका मतलब tan थीटा निकालोगे, अगर ये थीटा है तो tan थीटा निकालोगे तो 7/7, 9/9, तो tan थीटा तो 1 है। और tan थीटा जब 1 है, 5 है तो 5 है, स्लाइडिंग फोर्स अगर 5 है तो ये भी 5 रहेगा, तो 1 है, इसलिए थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। इस ग्राफ का स्लोप बोलेगा तो हमारा 1 है। इसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप इज 1। स्लोप अगर कोई पूछ दे तो भैया स्लोप तो tan 45 डिग्री डेट इज 1 है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, इस पोजीशन को जहाँ पे क्या होता है, ये सडनली चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वैल्यू सडनली थोड़ा चेंज आ गया,
लिमिटिंग से जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ तुरंत काइनेटिक पे आ गया। तो ये जो सडन चेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं किंक इन द ग्राफ। ग्राफ में सडन चेंज को किंक बोलते हैं। तो कहाँ पे किंक आएगा भाई? तो अगर हमारा स्लाइडिंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होता है उस समय किंक आता है। उससे ज़्यादा के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उससे कम के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो बताओ भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेकर के और लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेकर लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकता है, बट होगा कितना? यहां से यहां तक हो तो सकता है, लेकिन होगा कितना? जितना स्लाइडिंग लगेगा उतना। 2 न्यूटन लगाओगे 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, 3 न्यूटन लगाओगे 3 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हारा 0 से लेकर के 10 तक कुछ भी हो सकता है। कितना होगा? तो भाई जैसा स्लाइडिंग लगाओगे वैसा ये होगा। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इसका वैल्यू, ध्यान से समझना, मैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल एंड माइनस ऑफ, बोले हम लोग स्लाइडिंग फोर्स, मतलब जितना स्लाइडिंग है उसके इक्वल एंड अपोजिट होता है। हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज, इसको हम लोग, क्योंकि ये वैल्यू अपना एडजस्ट करता रहता है। अगर तुम 5 न्यूटन लगाओगे तो 5 के इक्वल एंड अपोजिट लग जाएगा, 10 लगाओगे 10 के इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, 2 लगाओगे 2 के इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई? तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, हमेशा ये एडजस्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स्ड है, म्यू के इंटू एन होगा। मोशन हुआ तो म्यू के इंटू एन होगा। 10 से ज़्यादा लगाया तुमने स्लाइडिंग फोर्स, लिमिटिंग से ज़्यादा लगाया, म्यू के इंटू एन होगा फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर तुमने 11 लगाया, अगर तुमने स्लाइडिंग फोर्स लगाया 11 न्यूटन, तो भाई फ्रिक्शन होगा ये म्यू के इंटू एन। अगर 9.5 न्यूटन बनता है म्यू के इंटू एन, तो 9.5 न्यूटन रहेगा। अगर तुमने स्लाइडिंग फोर्स 11 लगाया तब भी होगा। स्लाइडिंग फोर्स अगर तुम मान लो 12 न्यूटन लगाते हो तब भी इतना ही फ्रिक्शन रहेगा। स्लाइडिंग फोर्स अगर तुम 75 न्यूटन लगाते हो तब भी इतना ही होगा फ्रिक्शन। मान लो 0.4 है म्यू के और एन का वैल्यू 20 है, तो ये 8 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन ही रहेगा भाई। और अगर स्लाइडिंग फोर्स तुम मान लो 75 100 भी लगा दो, मोशन होगा, क्योंकि 10 से तुमने ज़्यादा लगा दिया, मोशन तो होगा, बट फ्रिक्शन अपना वैल्यू फिक्स रखेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट नहीं करता, बस ये देखता है मोशन हो रहा है कि नहीं। अब कितना ज़्यादा मोशन हो रहा है, कितना कम मोशन हो रहा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन को। काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट सेल्फ एडजस्टेबल, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। समझ में आया? क्योंकि अपना वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन इस रेंज में एडजस्ट करता रहता है। अगर तुम फोर्स लगाना बंद कर दो तो अपना वैल्यू 0 कर लेगा। अब कोई टेबल ऐसे पड़ा हुआ हो भाई, टेबल ऐसे पड़ा हुआ है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 0 लग रहा है फ्रिक्शन। लेकिन तुमने टेबल पे 3 न्यूटन लगाया तो अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है भाई? तो अब सब मिला करके ये 3 न्यूटन लग रहा है फ्रिक्शन। जब तुमने 5 लगाया इस पे तो ये भी 5 कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया अपना वैल्यू। हमेशा एडजस्ट करता रहता है, जितना ज़रूरत है उतना ही लगाता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लगाता रहेगा। और किस रेंज में एडजस्ट करेगा? 0 से लेकर के और म्यू एस इंटू एन तक, इन बीच में ये कहीं भी एडजस्ट करता रहेगा, जैसा ज़रूरत होगा वैसा। इसलिए इसका नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई पीयूष क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चलो भाई, क्वेश्चन 1 आपका येलो कलर से लिखा हुआ है, इसको जल्दी से ट्राई मारो। ये एक क्वेश्चन है जो खूब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल में। तो ये क्वेश्चन एक डायग्राम दिया हुआ है देखो, और ये सरफेस है,
इस सरफेस पे 4 kg ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगाया ऐसे 30 न्यूटन पे 30 डिग्री पे, 4 kg का है, म्यू एस का वैल्यू दे रखा है और म्यू के का वैल्यू भी दे रखा है। मतलब जिन दो सरफेस में कांटेक्ट है इनके बीच में, दोनों मटेरियल के बीच में जो हमारा फ्रिक्शन होगा म्यू एस 0.5 और म्यू के 0.4। अब जल्दी से हम लोगों को सॉल्व कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन इसमें हैं। फाइंड फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन का नेचर मतलब स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन भी बताना है। जब हमने अप्लाइड फोर्स है हमारा 10 न्यूटन और जब अप्लाइड फोर्स है 1000 न्यूटन, 2 केस में। फर्स्ट केस देखो कैसे काम करेंगे। देखो भाई, फ्रिक्शन डिसाइड करने के लिए कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन डिसाइड करने के लिए थंब रूल, बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये ऐसा रूल जो फेल ना करे। फ्रिक्शन का वैल्यू आपको डिसाइड करने हैं तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्लाइडिंग फोर्स कितना है। भाई जब तक ये ना पता हो कि टेबल को स्लाइड कराने के लिए कितना फोर्स लगा रहे हो तब तक फ्रिक्शन कैसे बताएंगे। स्लाइडिंग फोर्स पता होना चाहिए और दूसरी ये बात पता होना चाहिए कि मोशन हो रहा है या नहीं। तो मोशन हो रहा है रिलेटिव या नहीं, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो इस बात का पता चलेगा ऐसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है म्यू एस इंटू एन, इससे स्लाइडिंग फोर्स ज़्यादा है या कम। अगर स्लाइडिंग फोर्स इससे ज़्यादा है, लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के इंटू एन। लेकिन स्लाइडिंग फोर्स अगर इससे कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना स्लाइडिंग लगाओगे भैया उतना लगेगा। मतलब वर्किंग रूल क्या है कि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, नंबर 1 बात। स्लाइडिंग फोर्स निकालो कि स्लाइड करने वाला, स्लाइड कराने वाला फोर्स कितना है। ठीक है, स्लाइड कराने वाला फोर्स कितना है, तो स्लाइडिंग फोर्स निकालो ये कितना है। इन दोनों में कंपेयर करो कि स्लाइडिंग फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि म्यू एस इंटू एन होता है, इससे ज़्यादा है या कम। स्लाइडिंग फोर्स इससे ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा है तो मोशन हुआ तो फ्रिक्शन बोल देंगे काइनेटिक। अगर हमारा ये स्लाइडिंग फोर्स लेस देन लिमिटिंग हो जाए तो बोल देंगे फ्रिक्शन है स्टैटिक। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? तो जितना स्लाइडिंग फोर्स लगाए हो उतना ही है, क्योंकि इसी को काउंटर बैलेंस करना है, इसी को तो काउंटर बैलेंस करना है। अगर 2 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन, 5 न्यूटन का लगाया तो बोलना है स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन, और लिमिटिंग से ज़्यादा लगाया तो बोल देना काइनेटिक फ्रिक्शन है और वो है म्यू के इंटू एन। वर्किंग रूल तो यही है, काम तो यही करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, स्लाइडिंग फोर्स निकालते हैं। और क्या निकालेंगे? तो भैया अब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। ये 2 चीज़ निकालेंगे और इन 2 चीज़ से ही स्टोरी क्लियर हो जाएगा कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है और कौन सा लग रहा है। डायरेक्शन तो भाई इस पे अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है, सब लोग बिल्कुल खोपड़ी में सेट कर लें। जिस ब्लॉक पे, जिस बॉडी पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन चाहिए, उसका मोशन दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में देखो कि किधर जाने की है। अगर ये 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लोर राइटवर्ड जाने का टेंडेंसी है तो लेफ्टवर्ड फ्रिक्शन लगेगा। इसके रिलेटिव में ध्यान देना, अगर ट्रक मोशन कर रहा हो, ब्लॉक रखा हो, ध्यान देना, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है वो डिसाइड करना है। तो ब्लॉक का मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक देखो, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक देखो, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मत देखो। अर्थ के रिस्पेक्ट में तो ट्रक भी जा रहा है और ब्लॉक भी जा रहा है, दोनों राइटवर्ड जा रहा है। लेकिन तुम्हें फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द अदर सरफेस, ट्रक के रिस्पेक्ट में इसका मोशन देखो, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा बैकवर्ड जाने का। अगर ये एक्सेलरेट करके ज़्यादा एक्सेलरेशन से ये भागेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक बैकवर्ड में जा करके और गिर भी जाएगा। इतना तो तुमने एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। अगर मैन ही खड़ा हो, ज़्यादा एक्सेलरेशन हो जाए तो मैन पीछे की तरफ गिरेगा, मैन स्लिपिंग टेंडेंसी बैकवर्ड आएगा। अगर एक पेन पे एक कॉपी ले लो और उस पर पेन रख दो और उसको इधर स्लाइड कराओ तो इस पेन का टेंडेंसी किधर होगा? इधर स्लाइड होने की। इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये इधर जाना चाहता है, फ्रिक्शन इस पर लगेगा
इस डायरेक्शन में। मीन्स ब्लॉक ट्रक के रिस्पेक्ट में दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर जाने की है, तो इधर वेलोसिटी आने का है। अगर स्लिपिंग होगा तो इधर होगा, इसके रिस्पेक्ट में इधर जाने का टेंडेंसी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जाने का वो मत देखो, विद रिस्पेक्ट टू द अदर सरफेस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो भाई ये तो फ्लोर है, तो ये तो रेस्ट में बिछा रहा है, ये फोर्स लगने से ये राइटवर्ड जाना चाहेगा, इसलिए इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर जाना चाह रहा है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है बट मोशन हुआ नहीं है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक्चुअल मोशन कॉज्ड हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए डायरेक्शन में तो बस आपको यही सोचना है कि जिस पे भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन चाहिए उसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर सरफेस किधर जाने का, उसके अपोजिट लगा दो, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है कि मोशन ना हो पाए। तो ये अगर फोर्स लग करके इसको राइटवर्ड ले जाना चाहता है इसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा लेफ्ट में, ताकि उसको अपोज कर सके। तो देखो भाई, स्लाइडिंग फोर्स पहले निकालेंगे। स्लाइडिंग फोर्स कितना है, तो भैया ये F जो है, जो कि फर्स्ट केस में 10 न्यूटन है, तो ये 10 न्यूटन स्लाइडिंग फोर्स नहीं है, ये कितना है भाई, तो 10 cos 30 डिग्री है। मीन्स 10 इंटू √3/2, cos 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू 5√3। 5√3 न्यूटन है। स्लाइडिंग करा रहे हैं इतने फोर्स से, 5√3 ऑलमोस्ट 8.6 न्यूटन, ऑलमोस्ट 8.6 न्यूटन। चलो भाई, अब हम लोग निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकाले भाई, तो μs इंटू n। तो भैया μs कितना है, 0.5। अच्छा, n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू हमें निकालने पड़ेंगे, n का वैल्यू निकालने पड़ेंगे। देखो ध्यान से भाई, n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू आपको निकालने हैं। तो n वैल्यू इधर साइड से निकाल लेते हैं। तो n के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, तो एक तो इधर ऐसे नॉर्मल लग रहा है, मान लो n डैश, और ये वाला लग रहा है वेट, और इसके अलावा ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए हो इसका भी एक कंपोनेंट लगेगा अपवर्ड में, और एक कंपोनेंट इधर है जो स्लाइडिंग फोर्स बना। इसको रिजॉल्व कर दिया, इसका टेंडेंसी इधर है मान लो 6 F cos थीटा, इधर है ये F sin थीटा। इसलिए मैं बोलूँगा कि इस ब्लॉक पे लगने वाला जो वर्टिकल फोर्स है, वो है नॉर्मल F sin थीटा और ये mg। तो वर्टिकल तो कोई मोशन होना नहीं है, तो वर्टिकल के लिए नॉर्मल का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है, मोशन जब भी होगा हॉरिजॉन्टल में होगा। तो मैं बोलूँगा कि n डैश जो लगा अपवर्ड में वो, n डैश जो लगा अपवर्ड में वो, और प्लस F sin थीटा, n डैश लग रहा है वो, और प्लस यहाँ पे F sin थीटा, ये दोनों ही अपवर्ड लग रहे हैं और ये वेट को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये ऐसे फोर्स नहीं लगाते, एंगल पे हॉरिजॉन्टल लगाते, तो सिर्फ नॉर्मल रहता और mg रहता। अगर हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे होते तो नॉर्मल और mg होता, तो उस कंडीशन में n डैश ही हमारा mg हो जाता। लेकिन हमेशा n डैश को mg नहीं लिख सकते, ये तभी होगा जब दो ही फोर्स हों, n डैश और mg, तो उस कंडीशन में n डैश हमारा mg हो जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू mg हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए नॉर्मल mg नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि नॉर्मल के अलावा एक और फोर्स है वर्टिकल, तो नॉर्मल प्लस F sin थीटा दोनों मिल करके mg है। अगर ये 20 न्यूटन है और F sin थीटा 2 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है और F sin थीटा अगर 2 न्यूटन है, तो 20 - 2 18 ही रहेगा नॉर्मल। और अगर ये 20 है और F sin थीटा मान लो अगर हमारा ये 20 है और ये 12 न्यूटन है, F sin थीटा अगर 12 है, तो 20 - 12 ये 8 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि दोनों मिल करके 20 ही बैलेंस करेगा और नॉर्मल अपना वैल्यू एडजस्ट करके रखेगा। मतलब ये कम ज़्यादा हो सकता है। अगर तुम 20 लगा है और यही वाला फोर्स मान लो 19 हो गया, तो ये 1 न्यूटन अपना वैल्यू रखेगा। और ये 20 है और यही वाला कंपोनेंट अगर 20 हो गया, तो अपना नॉर्मल वैल्यू 0 रख लेगा, क्योंकि इसको तो लिफ्ट कर लिया गया। mg है 20 और तुम लगा रहे हो 25, तो वह ऐसे ही लिफ्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल क्या, कॉन्टैक्ट ही गायब हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स भी गायब हो जाएगा। तो नॉर्मल प्लस F sin थीटा दोनों मिल करके mg को बैलेंस करेंगे, इसलिए नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा mg - F sin थीटा। तो यहाँ mg का वैल्यू कितना है, तो कितना kg था भाई, 4 kg था, तो 4 × g माइनस F का वैल्यू था 10 और sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री तो भाई हाफ होता है, तो sin 30 डिग्री हाफ लिखेंगे, मीन्स 40 - 10 / 2 दैट इज 5, मिलके क्या हुआ भाई 35 न्यूटन। तो 35 न्यूटन है नॉर्मल का वैल्यू।
तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन से निकालेंगे तो एन का वैल्यू यहाँ 35 न्यूटन लिखेंगे। बोलो ठीक है भाई, साइड से दिखा देंगे कि ये कहाँ से आया भाई, तो 35 यहाँ से आया। इससे क्या मिला 17.5, यही हो गया हाफ। तो भाई 35 का हाफ हो गया 17.5 न्यूटन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन 17.5 न्यूटन है, इसका मतलब 17.5 न्यूटन से कम में तो ये स्लाइडिंग होने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तुम लगा रहे हो 8.6 न्यूटन, क्या स्लाइडिंग हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 17.5, लगा रहे हो स्लाइड कराने के लिए, ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो है 8.6 न्यूटन, क्या स्लाइडिंग करा पाएगा? तो ये 17.5 जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन एफ स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग फोर्स से ज़्यादा है, स्लाइडिंग फोर्स कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसलिए हैंस नो स्लाइडिंग, हैंस नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कौन सा फ्रिक्शन? जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लिखें? 8.6, बिल्कुल ठीक है। म्यू एस इंटू एन मत करने लगना, यही 8.6 न्यूटन, मतलब 5√3, 5√3 न्यूटन। और ये राइट वर्ड में लग रहा है इसलिए इसको लिखेंगे लेफ्ट वर्ड। और किस नेचर का है, स्टैटिक है कि काइनेटिक है? तुम्हें पता लग चुका है कि ये फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो तीन चीज़ निकालना था, वैल्यू 5√3, नेचर स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड मतलब बैकवर्ड। ये हो गया ए का आंसर। बोलो भाई ठीक है, ए का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। अब सिमिलरली आप बी का आंसर निकालो, इसको नोट कर लो और बी का आंसर निकालो जल्दी से। नोट करो, ये स्क्रीनशॉट लो, जैसा मैंने काम किया वैसा ही काम इसको करने का कोशिश करो। 1000 न्यूटन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ऐसा कर लो कि भाई अगर 1000 न्यूटन में प्रॉब्लम है तो एक और बीच में मैं डाल देता हूँ, तुम 100 न्यूटन ही लो। 1000 अभी छोड़ो, 100 न्यूटन लो, इसका सी में कर दूंगा मैं 1000 न्यूटन। 3 क्वेश्चन हो जाएगा। अभी 100 न्यूटन पे ट्राई करो भाई, 100 न्यूटन है। कोई डाउट था भाई बोल दो, अगर डाउट है इसमें तो आगे कैसे बनेगा? किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बता दे। पीयूष, अक्षिता बोलो यस महेश्वरी। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो देखो भाई इसी में मैं मॉडिफाई करता जाता हूँ। 100 न्यूटन वाला पहले काम देख रहे हैं। 100 न्यूटन, देखो भाई 100 न्यूटन है, मोटा लिख रहा हूँ भाई, 100 न्यूटन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 के बदले में 100 हो जाएगा। तो 100 तो ये हो जाएगा 50√3, और 50√3 का मतलब हो गया 86 न्यूटन, ऑलमोस्ट 86 न्यूटन ऐसा। ठीक है भाई, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालें। अच्छा भाई ये तो स्लाइडिंग फोर्स मिल गया हमें इतना, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू तो 0.5 है, वो तो रहेगा ये एज इट इज़। नॉर्मल का वैल्यू, अब नॉर्मल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही निकालेंगे भाई। नॉर्मल लग रहा है, एफ साइन थीटा लग रहा है, तो ये है नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा, अच्छा बात, इज इक्वल टू एम जी है। ठीक है भाई, ऐसे ही लिखेंगे। तो नॉर्मल का वैल्यू हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, वही तो एम जी का वैल्यू तो वही 40 न्यूटन है, एफ का वैल्यू 100 हो गया है, 10 के बदले में 100, साइन 30 डिग्री हाफ, तो ये हो गया 50। 40 माइनस 50 क्या मिला, -10 मिला। देखो ध्यान से क्या मिला भाई, -10 मिला। नॉर्मल का वैल्यू -10 मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, नॉर्मल का वैल्यू पॉजिटिव रहना चाहिए था। नॉर्मल का वैल्यू पता लगता है कि ये फ्लोर इसको कितना फोर्स से पुश कर रहा है। नॉर्मल का वैल्यू निगेटिव होने का मतलब है, जिसने सॉल्व किया था 1000 के लिए उसका वही आंसर आएगा जो 100 के लिए आएगा। तो नॉर्मल का वैल्यू निगेटिव आने का मतलब है देयर इज नो कॉन्टैक्ट। नॉर्मल का मतलब है नो कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट।
अब हमारा कोई कांटेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए फ्रिक्शन भी नहीं होगा, फ्रिक्शन ज़ीरो, मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, एब्सेंट हो जाएगा भाई। कांटेक्ट ही नहीं है, कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन विल बी एब्सेंट, फ्रिक्शन है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, हैव सम पेशेंस। देखो नॉर्मल का मतलब, निगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉर्मल अगर ज़ीरो आ जाए या निगेटिव आ जाए तो इसका सीधा मतलब होता है फिजिक्स में नो कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। देखो भाई, अगर मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ तो फ्लोर को फोर्स लगाऊंगा और फ्लोर मेरे पे फोर्स लगाएगा, बोलेंगे कि कांटेक्ट है, डेवलप्ड है। लेकिन मैं रोप पकड़ के खड़ा हो जाऊं और फ्लोर पे टच भी ना करूं, हवा में रहूं, तो मैं बोलूँगा कि फ्लोर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, फिजिक्स ऐसे कांटेक्ट को नहीं मानेगा। अगर मैं रोप पे खड़े होकर के और ऐसे अपना पूरा वेट रोप पे हैंग किया हुआ हूँ और जस्ट फ्लोर के थोड़ा सा ऊपर हमारा पैर है, फोटोग्राफ में आएगा कि टच में है, फोटोग्राफ में आएगा कि ये टच किया हुआ है लगता है, लेकिन मैं एक्चुअली में टच नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा गैप है। ऐसे कंडीशन में मैं फ्लोर पे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, फ्लोर भी नहीं लगा रहा है, फ्लोर कोई कांटेक्ट नहीं मानेगा, फिजिक्स भी कांटेक्ट नहीं मानेगा। फिजिक्स कांटेक्ट तब मानेगा जब एक दूसरे पे 0.1 न्यूटन भी तो लगाओ, 0.1 न्यूटन भी लगाओगे तब भी वो भी लगाएगा, उसको हम लोग कांटेक्ट मानेंगे। तो नॉर्मल अगर कुछ है 0.1 न्यूटन भी है तो कांटेक्ट मानेगा फिजिक्स, लेकिन जीरो हो गया नॉर्मल या निगेटिव हो जाए नॉर्मल तो समझेंगे कि कांटेक्ट ही नहीं है। कांटेक्ट होने का मतलब है इस पेन और इसमें कांटेक्ट तभी होगा जब इस पे आए और इस पे फोर्स लगाए, छोटा सा फोर्स लगा दो। अब ऐसे हैंडल बैलेंस किया हुआ है मैंने इस हैंड से, तो इस हैंड से तो कोई कांटेक्ट बना ही नहीं, भले ये देखने में लगेगा कि इस हैंड पे रखा हुआ है हमने, लेकिन नहीं है कांटेक्ट। कांटेक्ट नहीं है तो कोई फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगेगा। तो फिजिक्स तभी नॉर्मल को मानेगा, तभी कांटेक्ट मानेगा जब नॉर्मल का वैल्यू पॉजिटिव हो। निगेटिव आया या जीरो आया तो समझ लेंगे कि नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता, और जब नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता, कांटेक्ट ही नहीं बना, तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। मतलब समझो बात को ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अच्छा भाई, तो नॉर्मल और प्लस एफ साइन थीटा कितना है, तो एफ साइन थीटा 100 साइन 30 डिग्री, मतलब एफ साइन थीटा 100 साइन 30 डिग्री मतलब 50। नॉर्मल प्लस 50 इज इक्वल टू 40। आप सोचो कि जिस ब्लॉक का वेट ही 40 है और ये जो फोर्स लगाया है उसका नॉर्मल कंपोनेंट ही 50 है, मतलब इसका कंपोनेंट इधर हो गया 50, जबकि इसका अपना वेट 40 ही है और यही कंपोनेंट 50 हो गया। तो इसका मतलब कि ये अकेले ही उठा देगा भाई। तुमने फोर्स रोप से जो लगाया, स्ट्रिंग से ऐसे फोर्स लगाया, इसका ये कंपोनेंट ही 50 है, तो ये 40 है और इधर 50 है, तो ये एयर में उठा लेगा ना इसको, ये सीधा एयर में आ जाएगा। इसके बाद ब्लॉक ऐसे एयर में उठ जाएगा, एयर में। तो भैया जब कांटेक्ट ही नहीं रहा, 40 न्यूटन बेचारे का वेट था, तुमने ऐसा फोर्स लगाया 100 न्यूटन की, यही वाला 50 हो गया, तो इसको तो उठा लिया ना, ब्लॉक को उठा लिया, फ्लोर से कांटेक्ट ख़त्म। और जब फ्लोर से कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन किस बात का, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे कंडीशन में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब 100 में ही ये वाला 50 हो गया लिफ्टिंग फोर्स, ये जब 100 लगाया तो ये 50 हो गया, ये 40 था। तुम सोचो थर्ड केस के लिए जब 1000 इधर लगेगा तो इधर तो 500 हो जाएगा, और ये 40 इधर 500 है, तो फिर तो और हवा में उठा लेगा। तो उस कंडीशन में भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। मीनिंग समझ में आया नॉर्मल नेगेटिव होने का? बोलो भाई। समझ गए? तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन को करो। अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल ये हमारा फोर्स जो अप्लाइड है वो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन पे करो, तो क्या करेंगे बताओ? तो 20 न्यूटन पे भी नॉर्मल निकालेंगे। तो 20 न्यूटन पे नॉर्मल निकालोगे तो फिर वैसे ही लिखेंगे कि चलो भाई एन डैश है और प्लस ये 20 एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वेट है, इसलिए एन डैश प्लस ये वाला हो गया 20, तो 20 साइन 30 डिग्री हो गया हाफ,
इज इक्वल टू mg है 40 न्यूटन, इसलिए एन डैश का वैल्यू क्या हो गया भाई, तो एन डैश का वैल्यू हो गया 40 माइनस 10 दैट इज 30 न्यूटन। भैया ये हो गया 30 न्यूटन नॉर्मल का वैल्यू। ऐसे कंडीशन में 30 न्यूटन हो गया, तो यहाँ पे अब डालेंगे 30 न्यूटन, ध्यान देना, समझो यहाँ पे अब 20 न्यूटन के लिए मैं अब काम करने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ तुम्हें। अगर 20 न्यूटन लगाए हैं तो हम लोग पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू 0.5 बोर्ड पे देखो भाई, और नॉर्मल का वैल्यू आया है 30 न्यूटन, इसलिए ये हो गया 15 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 15 न्यूटन। स्लाइडिंग फोर्स जल्दी से निकालेंगे हम लोग, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा हमारा, स्लाइडिंग फोर्स जो होगा वो कितना होगा, तो ये तो है एफ कॉस थीटा, यानी एफ यहाँ पे 20 न्यूटन है और कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, इसलिए ये हो गया 20 इंटू √3/2 यानी 10√3 मीन्स 17.32 न्यूटन। 17.32 न्यूटन लगा भाई। देखो सब लोग, स्लाइडिंग फोर्स है, स्लाइड कराने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो 17.3 न्यूटन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 15। क्या मोशन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आया है 15 न्यूटन, और स्लाइडिंग फोर्स जो स्लाइड करा रहा है, ये वाला जो फोर्स आ रहा है स्लाइड करने वाला, वो 17.32। तो इसका मतलब स्लाइड कराने वाला लिमिटिंग तो 15 है, 15 से ज़्यादा ये लगा नहीं पाएगा, तो ये है स्लाइडिंग फोर्स। तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन अकर्स। और जब रिलेटिव मोशन हुआ तो फ्रिक्शन कितना, तो फ्रिक्शन काइनेटिक, कितना काइनेटिक फ्रिक्शन होगा भाई, तो म्यू के इंटू एन होता है। म्यू के कितना है, क्वेश्चन में दिया है, म्यू के का वैल्यू दिया था 0.4, तो यहाँ लिखूंगा मैं 0.4 इंटू नॉर्मल का वैल्यू था 30 न्यूटन, इसलिए हो गया कितना भाई, तो ये हो गया 12 न्यूटन। सो 12 न्यूटन का अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लिमिटिंग वैल्यू 15 न्यूटन था, लेकिन जब मोशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि 17.3 लगाया तो मोशन स्टार्ट हो गया, तो काइनेटिक का वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 12 न्यूटन रह गया, 15 नहीं रहेगा, 12 हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा 12 वैल्यू का हो जाएगा, और डायरेक्शन किधर भाई, तो लेफ्टवर्ड ही रहेगा, इसलिए ये बन जाएगा 20 के लिए। तो क्वेश्चन में तुम्हें 20 पूछा जा सकता था, 30 पूछा जा सकता था, 40 पूछा जा सकता था, 50, 60 ऐसे भी किया जा सकता था, और 100 तक लाते। तो हर हाल में क्या करना है, समझ में आ गया भाई, नॉर्मल का वैल्यू निकालना। नॉर्मल का वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, तो नॉर्मल का वैल्यू निकालने के लिए सीधी सी बात है कि हम लोग क्या समझेंगे कि ब्लॉक के इधर जो फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा, इधर वाला जो फोर्स था वो था एफ कॉस थीटा, स्लाइडिंग फोर्स, एफ साइन थीटा और ये नॉर्मल मिल करके हमारा वेट को समझेंगे कि बैलेंस करने का टेंडेंसी लाएगा। तो एम जी इज इक्वल टू एन डैश समझ करके एन डैश और प्लस एफ साइन थीटा करना, और एन डैश का वैल्यू निकालना, ये दोनों मिला करके इज इक्वल टू ये वाला, और एन डैश का वैल्यू निकालना। अगर पॉजिटिव वैल्यू आया तो समझेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट है और फ्रिक्शन लगेगा अपना जो लगना है, लेकिन अगर जीरो या निगेटिव आ जाए तो समझ लेंगे कि कोई कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, और कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फ्रिक्शन भी नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई। यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक वॉल है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक को हम लोगों ने वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर रखा है। जैसे आप स्कूल में बोर्ड के ऊपर डस्टर रख करके जब टीचर पढ़ा के चले गए तो डस्टर रख करके प्रेस करते हो, स्लिप ना करे नीचे। मिनिमम कितना वैल्यू ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल कि ये डस्टर स्लिप ना करे नीचे। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होल्ड करे मीन्स रुका रहे, नेट फोर्स 0 रहे, ये निकालना चाहते हैं। चलो भाई ट्राई कर लो एक बार जल्दी से। ट्राई कर लिया जाए एक बार। तो चलो देखो भाई, इसको कैसे करेंगे, फिर वही काम करने हैं, काम वही करने हैं। क्या, एफ एस मैक्स निकालो,
और स्लाइडिंग फोर्स निकालो। स्लाइड कराने वाला फोर्स कितना है बताओ, जो चाहता है कि स्लाइडिंग हो वो फोर्स कितना है? वो फोर्स है mg। बिल्कुल ठीक है भाई, mg है, क्योंकि ये वर्टिकल वाल है, ये तो वाल था, और इस पर जो mg लगेगा ना वेट फोर्स, वही चाहेगा, क्योंकि यही कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है, यही चाहेगा कि स्लाइड करे, यही चाहेगा कि ये स्लाइड करे। और इधर से जो फोर्स लगा रहे हो तो इधर से ये नॉर्मल डेवलप करेगा, ऐसे इधर से ये नॉर्मल डेवलप करेगा। वाल ऐसे नॉर्मल फोर्स लगा, नॉर्मल का मतलब क्या है? सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स लगाना, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाएगा। ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स देखोगे तो ये तुमने जो लगाया वो, और ये वाल ने लगाया वो फोर्स, और बाकी ये वेट फोर्स लगा, और इस वेट फोर्स के चलते ये स्लाइड डाउन करेगा। अगर थोड़ा सा फोर्स कम कर लोगे तो ये नीचे स्लाइडिंग टेंडेंसी आएगा, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, वो लगेगा अपवर्ड में। ये वाल है, तो ये इसका 2 kg ब्लॉक है, इसलिए इस पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू ये निकालना है हमें, तो उसके पहले वेट का वैल्यू, तो वेट का वैल्यू है 20 न्यूटन, वेट का वैल्यू है 20 न्यूटन। 2 न्यूटन का 2 kg का फोर्स था, इसलिए ये 20 न्यूटन का स्लाइडिंग फोर्स। स्लाइड करने, ये वेट चाहता है इसको नीचे ले जाए, लेकिन आपने फोर्स लगा करके और इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हो। तो फोर्स लगाने से आप थोड़ी फोर्स ऊपर लगा रहे हो, आप नहीं ऊपर लगा रहे हैं, आप जो फोर्स लगा रहे हो उससे नॉर्मल डेवलप हो रहा है। तुम अगर तुम अगर 2 न्यूटन लगाओगे तो नॉर्मल भी इधर से 2 न्यूटन है, क्योंकि वाल तो जाने नहीं देगा। आप वाल के अगेंस्ट प्रेस कर रहे हो तो ये थोड़ी ना दीवार टूट जाएगा और ये चला जाएगा ब्लॉक उधर, नहीं। आप 2 न्यूटन लगाओगे तो वाल भी 2 न्यूटन लगाएगा, 5 लगाओगे वाल भी 5 लगाएगा, क्योंकि उसको तो जाने देगा नहीं, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल तो जाने देगा नहीं। इसलिए तुम जितना फोर्स लगाओगे नॉर्मल भी उतना ही डेवलप होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। इसलिए हॉरिजॉन्टल में लगने वाला ये फोर्स इज इक्वल टू, इधर से समझो नॉर्मल फोर्स, ये दोनों काउंटर बैलेंस करेंगे। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एनडेस इज इक्वल टू एफ। एनडेस ही अप्लाइड फोर्स है, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, और ये 0 है भाई एक्सेलरेशन, इसलिए नेट फोर्स भी 0 होगा। इसलिए F माइनस एन डैश समझ सकते हो, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में F माइनस एन डैश, क्योंकि F राइट वर्ड लग रहा है, एन डैश लेफ्ट वर्ड लग रहा है, तो F माइनस एन डैश इज इक्वल टू दिस 0। इट मीन्स एन डैश हमारा F ही है, होना भी चाहिए। कॉमन सेंस से भी तो हम लोग समझ रहे हैं, जितना इधर फोर्स लगाओगे 2 ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, तो वाल ने भी उतना ही फोर्स लगाना है। अच्छा भाई, तो नॉर्मल का वैल्यू मिल गया F, जो अप्लाई करोगे आप वही नॉर्मल वाल लगाएगा, ध्यान देना। इसलिए एफ एस मैक्स का वैल्यू म्यू एस इंटू एन, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा भाई, म्यू एस का वैल्यू ले लो 0.5 मान लो, और म्यू के का वैल्यू हम लोग ले लें 0.45। तो म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस का वैल्यू तो लिखा 0.5, और एन का वैल्यू जो फोर्स लगाएंगे वो, जो फोर्स लगाएंगे वही हमारा नॉर्मल का वैल्यू भाई, ठीक है। तो ये आया हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी एफ एस मैक्स मिल चुका है और स्लाइडिंग फोर्स देखें वो है mg, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक। तो अब मैं यहां से कंक्लूजन लिख सकता हूं, टू होल्ड द ब्लॉक, होल्ड द ब्लॉक का मतलब है नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग ना हो। तो ये तभी होगा जब स्लाइडिंग फोर्स हमारा लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो। जब स्लाइडिंग फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है तभी तो स्लिपिंग नहीं होता है भाई, बोलो सबको मालूम है। जब स्लाइडिंग फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो तभी तो स्लाइडिंग नहीं होगा, इक्विलिब्रियम बना रहेगा। टू होल्ड द ब्लॉक दैट इज नो स्लिपिंग, दैट इज इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम के लिए स्लाइडिंग फोर्स मस्ट बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फोर्स है कितना भाई? तो स्लाइडिंग फोर्स है mg, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्विलिब्रियम में रहने के लिए लेस देन और इक्वल टू होगा तो जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगा। देखो ध्यान से समझना, 10 न्यूटन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, अगर 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है तो 10 से कम लगाओगे नो मोशन, 10 से ज़्यादा लगाओगे तो मोशन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे 10 न्यूटन है किसी ब्लॉक के लिए, ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट, 10 न्यूटन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकल गया है तो स्लाइडिंग फोर्स अगर लेस देन 10 लगाओगे नो मोशन, लेस देन 10 लगाने पे नो रिलेटिव मोशन, ग्रेटर देन 10 न्यूटन लगाएंगे तो हमारा रिलेटिव मोशन होगा। अब कोई बोलेगा मैं 10 ही लगाऊंगा, तो 10 से थोड़ा भी कम किया तो नो रिलेटिव मोशन, थोड़ा भी ज़्यादा किया रिलेटिव मोशन होगा, स्लाइडिंग होगा। लेकिन बिल्कुल 10 न्यूटन लगाएंगे तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन। ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन का मतलब है कि स्लाइडिंग फोर्स जो तुम लगा रहे हो वो उतना ही है जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ऑन द वर्ज ऑफ मोशन मतलब जस्ट मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, थोड़ा भी उससे ज़्यादा होता कन्फर्म्ड मोशन स्टार्ट, थोड़ा भी 10 से कम होता कन्फर्म्ड नो मोशन, थोड़ा भी ज़्यादा हुआ कन्फर्म्ड मोशन होना ही है। लेकिन 10 पे लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू पे जब स्लाइडिंग फोर्स तुमने लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगाया तब उस कंडीशन में मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाउंड्री कंडीशन इज नोन एज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन इसको बोलते हैं। तो ठीक है भाई, अगर इक्विलिब्रियम बने रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइडिंग फोर्स का वैल्यू, अगर इक्विलिब्रियम बना रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन तक आ सकता है। दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना, उससे कम रहे या उतना रहे तब भी हमारा इक्विलिब्रियम बना रह सकता है। इसलिए mg जो स्लाइडिंग फोर्स है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5 इंटू एफ। इट मीन्स mg इज लेस देन इक्वल टू f/2, इट मीन्स f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2mg। मतलब फोर्स का वैल्यू इक्विलिब्रियम रखना है तो मिनिमम 2mg लगाने पड़ेंगे, तब ये इक्विलिब्रियम बना रहेगा। थोड़ा भी अगर कम कर दिया 2mg से तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा और ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा डाउनवर्ड। क्योंकि स्लाइडिंग नहीं होने देना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहना है, स्लाइडिंग फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसलिए ये और ये। सो फोर्स 2mg से लार्जर होना चाहिए। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो तुम्हें निकालना था वो है 2mg। m दिया था 2 kg, इसलिए हो गया 2 इंटू 2 kg दैट इज 4g, यानी कि 40 न्यूटन। तो मिनिमम तुम्हें 40 न्यूटन लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आया भाई? Yes, sir. बोलो भाई पीयूष, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको हैंडल करना है। और ज़रा देखें हम लोग, एक और क्वेश्चन लिखा जाए, इसको हटा रहा हूँ मैं। देखो छोटे मोटे टर्म आते हैं, जो टर्म को नोट करो। एक और, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। डायरेक्शन किधर होता है फ्रिक्शन का? अपोजिट टू रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा नोट का पॉइंट एक डायरेक्शन के लिए। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज, किधर होता है भाई? तो इज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और अपोजिट टू रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन।
और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब है कि मोशन हुआ नहीं है, टेंडेंसी ज़रूर है। तो ऐसे कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, काइनेटिक जब मोशन हो रहा है, या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, स्टैटिक। ऑन ए ब्लॉक ए, चाहे बॉडी ए, with respect to the other surface say B in contact, जो भी दूसरा सरफेस है कांटेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में लगने हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑन ए ब्लॉक, चाहे ऑफ ए ब्लॉक। मतलब इस ब्लॉक ए पे देख रहे हो तो ब्लॉक ए का मोशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू द अदर सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब देखो, मतलब ये हो गया, देखो अगर मैं ट्रक की बात करूं, ट्रक वाला बात मैं करें, इसमें देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ट्रक जा रहा है ऐसे, ये मान लो इधर एक्सेलरेट हो रहा है और ये स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, साथ में लेके जा रहा है, साथ में लेके जा रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लॉक पे हम लोग जानना चाहते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। दो तरह से सोच सकते हो। पहला जो अभी बताया मैंने कि ए पे फ्रिक्शन जानना चाहते हो तो विद रिस्पेक्ट टू बी किधर जाने की टेंडेंसी है, तो तुम बी पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ भाई। बी पे बैठ गया, ट्रक पे बैठ गया और मोशन अब शुरू हुआ भाई ट्रक का। तुम्हारे रिस्पेक्ट में, यानी ट्रक के रिस्पेक्ट में इसका किधर जाने का टेंडेंसी होगा? क्या ये आगे की तरफ आएगा? तुम पीछे रहोगे तो डर के रहोगे कि कहीं ज़्यादा एक्सेलरेशन हो गया तो ये पीछे ना आ जाए। यहाँ रहोगे तो तुम्हें ये, क्योंकि राइटवर्ड में एक्सेलेरेटर है, ब्रेक मारेगा तब ये आगे जा सकता है, तो ब्रेक तो मारना नहीं है, एक्सेलरेशन तो इधर है, तो उसका टेंडेंसी होगा स्लिप करने का इस डायरेक्शन में। इसलिए टेंडेंसी इधर है आने का, तो फ्रिक्शन लगेगा राइटवर्ड में। नंबर 1 मेथड मैंने बोला कि बी के रिस्पेक्ट में ए का जाने, जब इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, इधर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो जाने का टेंडेंसी किधर होगा? तो ये है समझो ट्रक और ये आ गया ब्लॉक। अब मैं बोलूँ कि इसको मैं एक्सेलरेट करा रहा हूँ राइटवर्ड, तो किधर इसके जाने की टेंडेंसी होगी? इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर राइटवर्ड इसको मैं एक्सेलरेट कराऊँ तो भले ही ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड जाता नजर आए, पेन भी राइटवर्ड, डायरी भी राइटवर्ड, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेट करूँ तो इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन किधर जाने का होगा? तो इधर से स्लिप किया ना, आगे से तो नहीं स्लिप किया, इधर से स्लिप किया, मीन्स इसके रिस्पेक्ट में बैकवर्ड आया। ये बात अलग है कि सारे ऑब्जर्वर को लगा कि भाई ये भी जा रहा है, डायरी भी, पेन भी जा रहा है इधर, लेकिन ये धीरे धीरे, ये इसका पेन का एक्सेलरेशन कम था, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा था, इसलिए दोनों गया तो राइटवर्ड में दोनों गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो ये यहाँ से स्लिप किया। इसलिए रिलेटिव मोशन किधर है ब्लॉक ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, वो देखना है। तो वो देखा हम लोगों ने कि लेफ्टवर्ड जाने का है, इसलिए फ्रिक्शन इधर लगेगा। नंबर 1 मेथड। नंबर 2 मेथड अगर आप जानना चाहते हैं तो वैसे यही वाला मेथड याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर भी नंबर 2 मेथड ये है कि भैया ट्रक में तो इंजन लगा हुआ है, वो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, 5 का 6 का जो भी है, इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है जो साथ में ये एक्सेलरेट हो रहा है? अगर ये 5 का एक्सेलरेशन है और ये साथ जा रहा है, इसका मतलब ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखा है, ट्रक पे जा रहा है ये, इसका मतलब इसको भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इसके साथ। तो इसमें तो भैया इंजन लगा है, इसमें कौन सा इंजन लगा है जो जा रहा है? तो इसमें इंजन लगा है फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन ही है इसको जो एक्सेलरेट करा रहा है इतना एक्सेलरेशन, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इस पे, और तो भाई इसका वेट लगेगा, नॉर्मल लगेगा, बाकी यही एक फ्रिक्शन ही है जो इसको ले जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई किधर लगेगा, तो मुझे रिलेटिव मोशन नहीं समझ में आ रहा कैसे, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ब्लॉक को कौन ले जा रहा है। फ्रिक्शन के अलावा और कोई लग नहीं सकता इस पर, क्योंकि इंजन तो इसमें फिट है नहीं, इंजन तो इसमें फिट है, तो ये तो चलो इंजन के चलते जा रहा है, टायर अपना घूम रहा है, उसके चलते एक्सेलरेट हो रहा है,
लेकिन ये क्यों जा रहा है, इसको ओनली फ्रिक्शन ही एक्सेलरेट कराने वाला, और ये राइटवर्ड एक्सेलरेटेड है, इट मीन्स ये फ्रिक्शन राइटवर्ड लग रहा है। और इस फ्रिक्शन का वैल्यू भी अगर पूछा जाए ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, साथ में जा रहा है, और ये कितना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यही वो फ्रिक्शन है जो इसको ले जा रहा है। तो मास है मान लो 2 kg और एक्सेलरेशन 5 से ले जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग रहा है। 10 न्यूटन लगेगा, वही 2 kg वाले को 5 का एक्सेलरेशन दिला पाएगा। एक्सक्यूज मी, बोलो ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉमन सेंस से ऑब्जर्वेशन मेथड, या फिर सिंपल सा वर्किंग रूल है कि दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में देखो, बी के रिस्पेक्ट में इसका मोशन देखो, तो भैया बी तो खुद ही एक्सेलरेट हो रहा है इधर, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये इधर जाने का चाहेगा, इसके रिस्पेक्ट में इधर नहीं जा सकते, इसमें खुद इंजन नहीं लगा हुआ है। ये इसको तुम डायरी को अगर जोर से एक्सेलरेट करा दो तो इसके रिस्पेक्ट में ये बैकवर्ड में फॉल करने का टेंडेंसी रखेगा, तो उससे फ्रिक्शन का डायरेक्शन मिल जाएगा। और ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन हुआ राइटवर्ड, ब्लॉक पे फ्रिक्शन है राइटवर्ड, तो ट्रक पे फ्रिक्शन होगा लेफ्टवर्ड। जब ट्रक के सरफेस ने ब्लॉक को राइटवर्ड फोर्स लगाया फ्रिक्शन का, तो इसका सरफेस, ब्लॉक का सरफेस ट्रक पे लेफ्टवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक राइटवर्ड फ्रिक्शन इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसके ट्रक के रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट जाना चाह रहा है, इसलिए राइटवर्ड फ्रिक्शन लगाया। अब तुम इस पे बैठ जाओगे और ये जा रहा है, तुम इधर गिरोगे, इधर आओगे, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो ट्रक जा रहा है राइटवर्ड, इसलिए जब ए के रिस्पेक्ट में बी राइटवर्ड जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा लेफ्टवर्ड, तो इसलिए लेफ्टवर्ड लग गया। एक पे फ्रिक्शन जान गए तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली जान गए, लेकिन जिस पे भी जानना चाहते हो उसका दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन देखना किधर जाने की है। ब्लॉक का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक लेफ्टवर्ड जाने का था, इसलिए राइटवर्ड, और ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पे बैठ जाओ तो ट्रक का एक्सेलरेशन है राइटवर्ड जाने का। अगर ये स्मूथ सरफेस होगा ये, तो ट्रक आगे निकल जाएगा, ये यहीं से ब्लॉक गिर जाएगा। मीन्स ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ट्रक को फॉरवर्ड जाने का टेंडेंसी है, इसलिए ब्लॉक ट्रक को चाहेगा कि नहीं जाए फॉरवर्ड, मीन्स इधर फ्रिक्शन लगाएगा। तो ये है फ्रिक्शन ऑन ट्रक और ये है फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। बोलो भाई, क्लियर हुआ? चलो, तो ये दो टर्म जरा समझ लिया जाए, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज ही बता देते हैं। चलो भाई, एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस पे रखा है मान लो एक ब्लॉक, तो ठीक है भैया, एक ब्लॉक रख देता हूँ। एक ब्लॉक रख दिया हमने, ये ब्लॉक रख दिया, झंडू बाम, सर दर्द करेगा तो झंडू बाम, ठीक है भाई। तो ये ब्लॉक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है फिलहाल, अभी हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री पे इसको इंक्लाइन बनाया, हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री पे है, इंक्लाइन प्लेन है, बट ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ स्लाइड नहीं कर रहा। थोड़ा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ाया, 10 से 15 किया, नहीं स्लाइड हुआ, 15 से 20 कर दिया, नहीं स्लाइड हुआ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, देखो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 पे स्लाइडिंग होना शुरू हो गया। तो 36 डिग्री इज द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है जब तक इसका मोशन ना हो, या वो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंक्लाइनेशन है जिससे कि इसका मोशन होता रहे। अब 60 डिग्री पे रखोगे तो ये तो मोशन होता रहेगा, तो मिनिमम कितना पे रखते जाएं कि मोशन होता रहे? तो मिनिमम है 36 डिग्री पे रखोगे मोशन हो जाएगा, 36 से कम रखोगे मोशन नहीं होगा। तो दोनों तरह से डिफाइन करते हैं, मिनिमम एंगल सच दैट ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट में स्लाइड होता रहे, उसके लिए मिनिमम कितना एंगल रख सकते हैं, वो एंगल ऑफ रिपोज है। या स्लाइडिंग ना होने दें तो मैक्सिमम कितना एंगल रख सकते हैं, वो एंगल ऑफ रिपोज है। तो 36 डिग्री आया, 36 से कम रखोगे नो स्लाइडिंग, 36 से ज़्यादा रखोगे स्लाइडिंग होगा। 36 पे ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, 36 पे ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, 36 से थोड़ा भी ज़्यादा किया स्लाइडिंग होगा, 36 से थोड़ा भी कम किया स्लाइडिंग नहीं होगा, 36 पे ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो एंगल ऑफ रिपोज समझ गए, इट इज़ द
maximum angle of inclination such that motion may not take place, or it is the minimum angle of inclination such that motion हमारा होता रहे। मिनिमम कितना एंगल तक में मोशन होता रहेगा, तो ऐसा समझ सकते हैं। या फिर सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट कम्स अंडर वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन। कम्स अंडर वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उससे कम रहेगा, नहीं होगा स्लिपिंग, ज़्यादा रहेगा स्लिपिंग होगा, क्योंकि mg साइन थीटा जो mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा लगता है वो इसको स्लिप कराने का टेंडेंसी रखेगा। और ज़्यादा एंगल करोगे तो mg साइन थीटा ज़्यादा होगा और ये स्लाइड करा देगा। कम रखोगे तो mg साइन थीटा कम है, 2 न्यूटन है, फ्रिक्शन रोक देगा। स्लाइडिंग फोर्स यहाँ 3 न्यूटन है, फ्रिक्शन रोक देगा। लेकिन जैसे ही एंगल बढ़ाया तो स्लाइडिंग mg साइन थीटा बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्लाइडिंग करा देगा। सो एंगल ऑफ रिपोज समझ में आया होगा। एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट। सब लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो लिखा हुआ है, आपको एक मैं PDF भेजूंगा जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे रहेंगे और आप नोट कर लेना। फिलहाल मैं समझाने का काम कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो में से सुन के भी लिख सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट comes under verge of motion, comes under the condition of verge of motion। मतलब क्या हुआ, अब जरा देखो यहाँ पे इसका वैल्यू भी निकालना होगा, तो वैल्यू निकालते हैं। देखो ये हमारा थीटा एंगल, इस कंडीशन में ये ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, इस कंडीशन में ये ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन आ गया। तो अब देखो जरा, ये mg है, ऐसे mg का एक कंपोनेंट है ये mg साइन थीटा, यही इसको स्लाइड कराना चाहेगा। दूसरा कंपोनेंट है इधर, ये थीटा है और ये है mg कॉस थीटा। बाकी ये लगेगा नॉर्मल और इधर से लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है भाई, तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये स्लाइडिंग फोर्स है ये, और ये थीटा जो है इसको मैं अल्फ़ा बोलूँ। एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादातर बुक में अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसलिए मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ इसको। अल्फ़ा अगर एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज अगर है हमारा अल्फ़ा, देन ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन है। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्लाइडिंग फोर्स हुआ होगा वो ज़रूर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ होगा। ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन का मतलब ही होता है कि स्लाइडिंग फोर्स ज़रूर लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ होगा। इसलिए ये जो फ्रिक्शन है यहाँ पे, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो mg साइन थीटा और ये fs मैक्स ज़रूर दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स स्लाइडिंग फोर्स इज इक्वल टू μs इंटू n, क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन में ऐसे एंगल के लिए होता है। तो भैया मैंने लिख दिया स्लाइडिंग फोर्स कितना है, तो वो है mg साइन थीटा, और ये इक्वल टू है μs इंटू n। का वैल्यू बोलो कितना, तो n का वैल्यू है सिर्फ mg कॉस थीटा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये तो भूल गए, इसके बदले में ये रखना है और ये रखने हैं। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, तो दो ही तो फोर्स हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। भाई मोशन होगा भी तो इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन तो नहीं होगा। स्लाइडिंग होगा भी तो ऐसे, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होना है, इसके परपेंडिकुलर में कोई मोशन नहीं होना है, इसलिए इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स। सो नॉर्मल इज इक्वल टू mg साइन थीटा है। अगर मैं ऐसे इसको दिखाना चाहूँ तो ऐसे बोल दूंगा कि ये x एक्सिस है भाई अलोंग द इंक्लाइन, इधर y एक्सिस है, तो मैं बोलूँगा नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी y एक्सिस के अलोंग। नेट फोर्स y डायरेक्शन में है n डैश माइनस mg cos थीटा, n डैश माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है 0, उधर तो हो ही नहीं सकता एक्सेलरेशन, इसलिए n डैश का वैल्यू है mg cos थीटा। बट कॉमन सेंस में हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नॉर्मल क्या है भाई, mg cos थीटा है। तो नॉर्मल का वैल्यू हमने लिखा mg cos थीटा। ध्यान देना, ये एक्सप्रेशन कई बार डिराइव करने को आता है सब्जेक्टिव में। तो ये mg sin थीटा इज इक्वल टू μs mg cos थीटा, mg हो जाएगा शहीद
और हमें मिल जाएगा tan थीटा। थीटा नहीं बोले, अल्फ़ा बोल रहे थे ना, तो अल्फ़ा ही रखें हर जगह। अल्फ़ा है भाई, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है भाई, अल्फ़ा है। तो tan अल्फ़ा कितना है? तो tan अल्फ़ा म्यू एस है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा म्यू एस है, इसलिए अल्फ़ा का वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस है। ये है एंगल ऑफ रिपोज, ये हुआ एंगल ऑफ रिपोज। बोलो क्लियर है भाई? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिससे कि ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन आता है। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा हो, अगर बीटा हमारा इक्वल टू अल्फ़ा हो एंगल ऑफ रिपोज, तब तो वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर बीटा हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अगर हमारा लेस देन अल्फ़ा हो तो नो रिलेटिव, नो स्लाइडिंग। और अगर बीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज हो तो स्लाइडिंग होगा, तब तो भाई स्लाइडिंग होगा। इसलिए ये तीनों कंडीशन समझ गए भाई, ठीक है। इक्वल टू होगा तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है भाई यहाँ तक? बोलो भाई, सबको क्लियर है? अक्षिता, सारे लोग बिल्कुल होश में रहें, क्योंकि अब आप फिजिक्स के उस मोड़ पे हैं जहाँ से दो तरह के बच्चे हो जाते हैं। कुछ लोगों को इस मोड़ के बाद, लॉज ऑफ मोशन के बाद फिजिक्स से डर लगना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को इसके बाद फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। तो यही वो बाउंड्री लाइन है। मैंने बताया था कि फिजिक्स का सेंट्रल पार्ट है तुम्हारा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का सेंटर पे है लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन के सेंटर पे है फिजिकल टू एम ए। तो भैया ये टॉपिक तो डिसाइड कर देता है कि कौन 90% से ज़्यादा वाला है, कौन कम वाला। इसलिए ध्यान दे करके समझना है। जहाँ ना समझ में आए भाई बोलो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन समझ के चलेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट कम्स अंडर वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन। यहाँ म्यू एस इस मटेरियल, ये वुड है मान लो, और ये वाला हमारा प्लास्टिक का है इंक्लाइन सरफेस। तो प्लास्टिक वुड में जो भी म्यू एस का वैल्यू होगा, और वही इससे इसी से हमारा एंगल पता लग जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस। अगर 0.6 है तो tan इनवर्स 0.6। अगर वो वैल्यू 14 डिग्री हो गया तो समझेंगे 14 डिग्री पे ही स्लाइडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज समझे। अब देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एक और टर्म था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये भी इसी से रिलेटेड है, और इसका वैल्यू भी उतना ही आता है। इसका वैल्यू भी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा भी tan इनवर्स म्यू एस ही होता है। तो दोनों एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बोथ आर सेम न्यूमेरिकली, वैल्यू वाइज दोनों ही सेम होते हैं, बट हाँ दोनों को देखने का अंदाज अलग अलग है। एक को इंक्लाइन प्लेन के रेफरेंस से देखते हैं, दूसरे में ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जरा समझा जाए। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए देखो, हम लोग समझेंगे कि एक ब्लॉक रखा हमने इस पे, चलो भाई एक ब्लॉक रखा, अब इस ब्लॉक पे रखा तो, लेकिन इस पे फोर्स लगाते हैं स्लाइडिंग फोर्स, और जब स्लाइडिंग फोर्स आप लगाते हो तो इधर से फ्रिक्शन भी लगता है। नॉर्मल तो भाई लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये इसके साथ कांटेक्ट में है, फ्लोर इसको नीचे जाने नहीं दे रहा, ये वेट फोर्स है, ठीक है भाई। तो कांटेक्ट फोर्स जो लगा वो ये लगा, कांटेक्ट फोर्स का ही तो एक कंपोनेंट है जो फ्रिक्शन है। बिल्कुल भाई, कांटेक्ट फोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रोड के साथ, फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आया ब्लॉक, इसलिए ये फोर्स लग रहा है। और अगर तुम स्लाइडिंग टेंडेंसी ना रखो तो नॉर्मल लगेगा, वेट को बैलेंस करेगा। लेकिन स्लाइडिंग टेंडेंसी लाए तो उतना ही अपोजिट में ये लाया, कांटेक्ट फोर्स ये बन गया। और अगर तुमने स्लाइडिंग फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दो, मान लो 8 न्यूटन कर दिए स्लाइडिंग फोर्स, तो जब 8 न्यूटन कर दोगे तो ये भी 8 न्यूटन हो जाएगा, कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट फोर्स हमारा ये बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई। और अगर हम लोग स्लाइडिंग फोर्स और बढ़ा दें, 9.9 न्यूटन कर दें, तो ये ऐसे हो जाएगा सच दैट कि इधर वाला कंपोनेंट तो वही है, ये वाला 9.9 हो जाएगा। और जब ये 10 कर दोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल कर दोगे, तो ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा भाई, ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो देखो भाई, ये वाला अगर तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी 10 न्यूटन लगा दोगे तो ये वाला भी 10 न्यूटन हो जाएगा, और 10 ही मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एफ मैक्स, जो कि म्यू एस इंटू एन होता है। मान लो अभी के लिए हम लोगों का इस एग्जाम्पल में म्यू एस इंटू एन 10 ही है, तो 10 लग गया, मीन्स ये लग गया तुम्हारा एफ एस मैक्स म्यू एस इंटू एन।
म्यू एस इंटू एन बोले तो ये लग गया। अब ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन आ गया जब ये तुमने स्लाइडिंग फोर्स भी म्यू एस इंटू एन लगा दिया। तो इस कंडीशन में कांटेक्ट फोर्स बन जाएगा ये, ध्यान देना, ये जो कांटेक्ट फोर्स अब बना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब इससे ज़्यादा तुम फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स फ्रिक्शन का काइनेटिक होकर और कम हो जाएगा और कांटेक्ट फोर्स जो है वो भी और कम वैल्यू का हो जाएगा। इससे थोड़ा सा इधर अगर कर दें, थोड़ा सा कम फोर्स लगा दें तो ये वाला वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये कांटेक्ट फोर्स इधर चला जाएगा। तो अभी ये कांटेक्ट फोर्स मैक्सिमम वैल्यू पे है, जब हमारा ये नॉर्मल तो अपना लग ही रहा है, लेकिन स्लाइडिंग फोर्स हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल लगा दिया, इधर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन बन गया। अभी ये मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स है, और ये मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स, ये मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के साथ एंगल बनाए, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब चलो यहां से हम लोग थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, ये वाला डिवाइडेड, तो ये क्या है भाई, ये तो है म्यू एस इंटू एन, एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई ये नॉर्मल। तो tan थीटा का वैल्यू आया एफ एस मैक्स यानी कि म्यू एस इंटू नॉर्मल डिवाइडेड बाई ये नॉर्मल, म्यू एस इंटू नॉर्मल डिवाइडेड बाई नॉर्मल, नॉर्मल कैंसिल और हो गया म्यू एस, इसलिए थीटा भी हो गया हमारा tan इनवर्स म्यू एस। और यही होता है एंगल ऑफ रिपोज भी, इसलिए दोनों का दोनों न्यूमेरिकली सेम है बट मीनिंग वाइज अलग है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। बोलो भाई, क्लियर हुआ? इसको नोट करना हो नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है भाई, ये समझ गए। अब एक लास्ट चीज़ थोड़ा सा बताता हूँ 2 मिनट का, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा होमवर्क में, आपको अब करना है, क्योंकि इस वीक में हम लोग चाहते हैं लॉज ऑफ मोशन ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म कर देना है इस वीक में। ठीक है, आज मंडे हो गया, इस वीक में, क्योंकि अब जो रह गया है हम लोगों को बैंकिंग ऑफ रोड देखने हैं और बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट देखने हैं, वो देखने हैं। तो चलो भाई, एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। एक चीज़ और छोटा सा है, रोलिंग फ्रिक्शन। ध्यान देना, अब तक मैंने बताया 2 टाइप का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है भाई? जब रिलेटिव मोशन होता है तब ये पिक्चर में आता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है भाई? तो ये होता है म्यू के इंटू एन, और कोई सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है ये, इसका वैल्यू फिक्स्ड, बस मोशन होना चाहिए। मोशन हुआ तो ये आएगा पिक्चर में, अदरवाइज ये बैठा रहेगा, सोया रहेगा। ये जागेता तभी है जब स्लाइडिंग फोर्स ज़्यादा हो जाए और रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वैल्यू कितना, 0 से लेकर के म्यू एस इंटू एन, यानी कि 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक एडजस्ट करेगा, लेकिन अपना वैल्यू कितना रखेगा? तो भैया वैल्यू रखेगा इक्वल एंड अपोजिट ऑफ स्लाइडिंग फोर्स हमेशा। तो ये तब पिक्चर में आता है जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है, बट हाँ टेंडेंसी जरूर है, एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरा सरफेस स्लिप करके जाना चाहता है। और यहाँ पे ये कब आता है भाई? व्हेन एक्चुअल मोशन, व्हेन एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो जाए, व्हेन एक्चुअल रिलेटिव मोशन अकर्स।
और कैसे डिसाइड करते हैं? तो भैया डिसाइड करते हैं कि स्लाइडिंग फोर्स देखते हैं जब हमारा वो ग्रेटर दैन म्यू एस इंटू एन हो, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो, तभी ऐसा होता है। और ये कब होता है? जब हमारा स्लाइडिंग फोर्स लेस दैन म्यू एस इंटू एन हो, तब होता है ऐसा। ठीक है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में कुछ लोग कन्वर्ट कर देते हैं। एक काइनेटिक रखते हैं और एक एडिशनली बोल देते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब ये तीन हो गए एक तरह से, इसको अलग ही एक टाइप बना देते हैं। पहले ज़माने में नहीं था, पहले ज़माने में इतना ही था, पहले ज़माने में दो ही था, लेकिन आजकल लोगों ने बना दिया कि नहीं भाई एक और फ्रिक्शन समझ लिया जाए, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है भाई? तो इसमें मोशन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन में भी स्लिपिंग नहीं रहता, नो स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं है, इसमें स्लिपिंग है, इसमें नो स्लिपिंग है, इसलिए स्टैटिक का ही समझो एक पार्ट हो गया ये, ऐसा समझ सकते हो। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो एक बड़ा अलमीरा हो, हेवी अलमीरा हो, ऐसा समझे, हेवी अलमीरा हो, इसको स्लाइड कराने के लिए मिनिमम फोर्स लगाने पड़ेंगे, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मान लो 1000 न्यूटन हो। अब एक इंसान तो मान लो 100 न्यूटन लगाता हो, तो 10-10 को बुलाना पड़ जाएगा, 10-10 को बुलाना पड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो हैवी हैं और जनरली इसको शिफ्ट करते रहना पड़ता है इधर उधर। कभी ये ऑपरेशन थिएटर में जब ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है तो इसको स्लाइड उधर करना पड़ता है, बाकी टाइम में इसको इधर रखना पड़ता है, या कई बार हैवी अलमीरा है वो रूम में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, तो ऐसे कंडीशन में इसके नीचे रोलर लगा देते हैं, रोलर लगा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है भाई? तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, फिर तो ये बच्चा भी इसको स्लाइड करेगा, चाहेगा फोर्स लगाएगा छोटा सा और स्लाइड करके उधर पहुंचा देगा। जिस तरह से कूलर होता है, कूलर या फ्रिज पे लोग लगा देते हैं, फ्रिज का तो चलो एक फिक्स जगह होता है लगा देते हैं, कूलर को कई बार इधर से उधर, कूलर को एक स्टैंड पे लगा देते हैं ऐसे, इसमें चार जो हैं वो इधर ऐसे लगे रहते हैं भाई, ये रोलर लगे होते हैं, और इस स्टैंड पे इस कूलर को फिट कर देते हैं लोग, ऐसा देखा होगा। इसको स्लाइड करना या वॉशिंग मशीन को स्लाइड करना हो, आराम से इसको धक्का मारो और ये स्टैंड के साथ ये रोल करता हुआ जाएगा। आप देखते हो भाई स्केट्स देखते हो जो इसमें कि बच्चे यहाँ भी रोलर लगा होता है और ये रोल करता हुआ भागता है भाई। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि ये स्फेयर की तरह है, स्फेयर लगा दिए, जैसे बॉल बेयरिंग लगाते हैं हम लोग साइकिल में। बॉल बेयरिंग में क्या होता है? देखो व्हील है, व्हील होता है साइकिल का, और एक्सिस जिस पे साइकिल का पूरा लोड होता है, तो इसमें रोटेट करना है, तो इसमें फ्रिक्शन कम हो तो इसके लिए क्या करते हैं? बॉल बेयरिंग लगाते हैं, मीन्स स्फेयर लगा देते हैं। मूवीज़ में भी देखा होगा कि अच्छा भागता हुआ आ रहा है, तुम्हारा पीछा कर रहा है, अच्छा तो अगर मान लो छोटे छोटे स्टील के स्फेयर्स को अगर हम लोग इस पे फ्लोर पे गिरा दें तो इस पे जो भी बंदा पैर रखेगा वो उसका क्या होगा हाल? तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन मिल जाएगा और वो रोल करके आगे गिर जाएगा और नीचे फ्लोर पे, तो तुम भाग जाओगे। तो पॉकेट में रखा करो भाई, कुछ स्फेयर्स स्टील वाले आते हैं, साइकिल वाले दुकान पे जाओगे तो मिल जाएंगे स्टील के स्फेयर या ग्लास के जो स्फेयर्स होते हैं छोटे छोटे, वो रखो पॉकेट में। जब भी देखो कोई पीछा कर रहा है तो भाई 1000 गिरा दो रास्ते में ताकि उस पर आए, स्लिप कर जाए। तो इससे क्या होता है? रोलर बन जाने से क्या होता है? इस पर रोल करने लग जाएगा, तो इससे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। जहाँ पे 1000 न्यूटन चाहिए था रोलिंग कराने के लिए, इसको मोशन कराने के लिए, तो रोलिंग फ्रिक्शन अगर यहाँ लगा दें, रोलर लगा दें, तो इस कंडीशन में मुश्किल से आप 20 न्यूटन लगाओ और इसको मोशन कराओ। तो रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू तो स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम, काइनेटिक से भी कम, स्टैटिक से भी कम। समझो कि स्टैटिक का तो 0 तक होता है, लेकिन मान लो 10 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10, काइनेटिक फ्रिक्शन मान लो एग्जांपल में 9 न्यूटन, उसका अगर 10 न्यूटन है तो इसका वैल्यू समझो कि 1 न्यूटन है। इस तरह का एक एग्जांपल दिया तुम्हें, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन समझ गए कि वेरी वेरी स्मॉल होता है, और इससे हम लोग बॉल बेयरिंग क्यों लगाते हैं साइकिल में? यही फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग लगाते हैं, या हम लोग रोलर नीचे लगा देते हैं ताकि स्लाइडिंग
ये मोशन जो है हम लोग आराम से कर सकें। तो यहाँ पे ये रब नहीं करता, यहाँ स्लिपिंग नहीं होता है, स्फीयर चलने लगता है और इसके ऊपर बॉडी रेस्ट है, वो जा रहा है। तो बॉल बेरिंग से फ्रिक्शन को और रिड्यूस करते हैं, या फिर हम लोग इसमें लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट से भी फ्रिक्शन का वैल्यू कम करते हैं। लुब्रिकेंट ऑयलिंग कर दिया, ऑयल लगा दिया, ठीक है। ऑयल लगा देने से क्या होता है, तो स्लिपिंग टेंडेंसी ज़्यादा, फ्लोर पे तुम ऑयल गिरा दो तो क्या होगा, उसमें कोई आएगा तो उसको भी स्लिप हो जाएगा, तो इससे फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है, म्यूएस का वैल्यू, म्यूके का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। अगर फ्लोर पे जा रहे हो, आराम से चल पा रहे हो, अगर तुमने पाउडर छीट दिया इस पर, तो पाउडर गिरा दो या फिर ऑयल गिरा दो यहाँ पे, उसके बाद कोई जाएगा तो उसको स्लिपिंग टेंडेंसी आ जाएगा। तो चलो ये सब थ्योरेटिकल बात था, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं होता रोलिंग में। तो आपको मैं होमवर्क का 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डाल दूंगा PDF में, आप होमवर्क करके तैयार रहना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे।